जय सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार। आई होप यहाँ तक के जो हमने अमेंडमेंट्स पढ़े वो आपने आपके एंड पे कंप्लीट कर लिए, रिवाइज कर लिए और आपको अच्छे से समझ में भी आया। ओके सर, सबसे इंपॉर्टेंट इज द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो, पूरे दिल से पढ़ते हो, 100% क्वेश्चंस आपके एंड पे आराम से होंगे। क्योंकि कारण क्या है सर, आप देखिए आजकल जितने भी पेपर्स बनते हैं सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड। सो हर टॉपिक आप समझिए और उसके बाद उसको मस्त होके पढ़िए। क्लियर? आइए सर अगले अमेंडमेंट तक बढ़ते हैं। सर गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज में सर 3 पॉइंट रिगार्डिंग रेलवेज एड हुए बच्चों, देखिए ध्यान से क्या बोलते हैं पॉइंट्स। सर इन केस ऑफ जीएसटी, इन केस ऑफ जीएसटी, जैसा आपको और हमको पता है कि रेलवेज आर कवर्ड अंडर टैक्सेबल सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट। तो सर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने रेलवे की सारी सर्विस को टैक्स किया हुआ है और वो भी अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, दैट टू अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब सर ऐसे केस में, एक सेकंड ना मेरा पेंसिल कनेक्ट। ओके ये देखिए गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज। अब इसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवे की सारी सर्विस टैक्सेबल है, दैट टू अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। पर सर आज आपने भी कई बार रेलवे स्टेशन अगर आप गए होंगे तो प्लेटफॉर्म टिकट लिया होगा। क्या प्लेटफॉर्म टिकट पे जीएसटी देखा? नहीं। तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया सर, ये जो रेलवे की सर्विसेज थी, इस तरह की कुछ सर्विसेज जो बेसिक सर्विसेज थी जिन पे टैक्स एग्जाम करना था, उनको रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17, ये देखिए 3.8 किए, एंड दिस सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। फर्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज टू इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स और वेटिंग रूम्स। देन क्लॉक रूम सर्विसेज, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। जैसे आपकी मान लो ट्रेन है, आप किसी ट्रेन से दिल्ली गए, अब दिल्ली से नेक्स्ट ट्रेन जो है वो 6 घंटे बाद है आपकी। अब सर 6 घंटे तक आपको क्या करोगे? वहाँ पे आपको कहीं बाहर जाना है, आप सामान वहाँ पे क्लॉक रूम में जमा करा के जा सकते हो। उसके जो चार्जेस होंगे उस पर जीएसटी नहीं है। रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम जो होते हैं उनके चार्जेस पे जीएसटी नहीं है। देन बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज के चार्जेस पे जीएसटी नहीं है अगर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल्स। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन जोन और डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और इंडियन रेलवे टू अनदर जोन और डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और इंडियन रेलवेज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एक जोन या डिवीजन दूसरे जोन या डिवीजन को सर्विसेज दे रहा है तो ऐसे केस में जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। देन अब क्या होता है सर, गवर्नमेंट क्या करता है, इंडियन रेलवे क्या करता है सर, स्पेशल पर्पज व्हीकल्स क्रिएट करता है रेलवे के ही, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है रेलवे लाइन्स बनाने का। बेटा सर अब रेलवे लाइन बनाना मतलब करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो नाउ अब रेलवे लाइन बनाई किसने? स्पेशल पर्पस व्हीकल ने। नाउ दे आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज टू इंडियन रेलवेज। आया ना भाई सर? तो ऐसे केस में ट्रेन तो चलेगी इंडियन रेलवे की, ट्रेन चलेगी इंडियन रेलवेज की, और सर वो पटरी किसकी होगी? स्पेशल पर्पस व्हीकल की। तो जो स्पेशल पर्पस व्हीकल ने अलाउ किया इंडियन रेलवे के टू रन देयर रेलवे, तो उसके चार्जेस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सेम वे बनाया इंडियन, वो जो ट्रैक था वो बनाया किसने? स्पेशल पर्पस व्हीकल ने, पर उसको मेंटेन किया इंडियन रेलवे ने। तो सर स्पेशल पर्पस व्हीकल ने वो ट्रैक बनाया और ट्रैक को यूज करने की सर्विस दी इंडियन रेलवे को, तो उसकी सर्विस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। नाउ इंडियन रेलवे इज मेंटेनिंग दैट ट्रैक, दैट इंफ्रा टू रन द रेलवे। तो मेंटेनेंस की सर्विसेज इंडियन रेलवे ने दी किसको? एसपीवी को। उस पर भी जीएसटी क्या है? एग्जेम्प्ट है। एक बार पढ़िए समझ में आएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एसपीवीज to Ministry of Railways or Indian Railways by way of allowing Ministry of Railway, Indian Railways to use the infra built and owned by them during the concession period. Concession period मतलब लगभग 15-16 साल का टाइम होता है जिसके लिए वो इंडियन रेलवे को अलाउ करते हैं कि ठीक है ये बनाया हमने है, हम इसको ऑनर हम इसके, पर आप इसको यूज करो तो इसके चार्जेस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। एंड अगेंस्ट कंसिडरेशन एंड सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस सप्लाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और इंडियन रेलवेज। वो उस इंफ्रा को मेंटेन किसने किया है? इंडियन रेलवे ने। इंडियन रेलवे इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एसपीवी, उसके चार्जेस पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है इन रिलेशन टू दिस सेड इंफ्रा बिल्ट एंड ओन्ड बाय एसपीवीज ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड अगेंस्ट कंसीडरेशन। तो उस चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो एसपीवीज ने इंडियन रेलवे को सर्विस दी टू यूज देयर ओन इंफ्रा टू रन द रेलवेज, जीएसटी एग्जेम्प्ट। इंडियन रेलवे ने एसपीवी को सर्विस दी टू मेंटेन द इंफ्रा ऑफ द रेलवे, उस चार्ज पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? एंड दीज 3 सर्विसेज आर एग्जेम्प्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, क्योंकि अब तक इन पे कोई जीएसटी पे नहीं किया गया था।
तो सर गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट देके इंडस्ट्री को बेनिफिट देने के लिए बोल दिया ठीक है साहब, आम जनता से अननेसेसरी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं ले सकते, इन पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन। आइए बच्चों अगला पॉइंट। मालिक, गवर्नमेंटल अथॉरिटी हमने पढ़ा हुआ है सर क्या कि सर्विसेज अगर आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर है और वो सर्विसेज परफॉर्म करी किसने, गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने, कौन सी, आर्टिकल 243W वाली या 243G वाली, तो इनके चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगता। अब एक एग्जांपल गवर्नमेंटल अथॉरिटी का क्या है, रेरा। रेरा सर्कुलर आया और सर्कुलर के थ्रू क्लेरिफाई किया कि यस, रेरा इज कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इसलिए जो भी कलेक्शन ये करते हैं, जो भी स्टेटूटरी कलेक्शन ये करते हैं, उस पर चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पढ़ना, रेरा इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। रेरा इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी। रेरा परफॉर्म्स द फंक्शंस of regulating the real estate development and construction of the building entrusted to them, which fall under article number 243W of the Indian Constitution। तो रेरा का जो काम है वो आर्टिकल नंबर 243W of the Indian Constitution में फॉल करता है, इसलिए सर जो रेरा ने जो फीस लिया है, therefore the statutory collections made by रेरा are covered under the aforesaid exemption and GST नहीं लगेगा। खास बात नहीं। आइए बच्चों अगला एग्जेम्पशन। सर ये बड़ा अच्छा पॉइंट है बेटा। सर जैसे आपने और हमने ये सर्कुलर पढ़ा हुआ है बेटा, उसके लिए मैं एक पॉइंट पढ़ाता हूँ आपको बेटा। जो आपने पढ़ा हुआ है इसमें अमेंडमेंट नहीं है सर। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, इनके चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता बेटा। ओके सर, प्लस हमने पढ़ा हुआ क्या, किसान फार्मर के खेत पर जो ट्यूबवेल है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रा को पहुंचाने तक के चार्जेस पे, उसको इरेक्ट करने का इंस्टॉलेशन चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बस ये दो चार्ज पे हमने जीएसटी पढ़ा था कि एग्जम्प्ट है। पर अगर अदर चार्जेस लिए डिस्कॉम ने, डिस्कॉम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज ने, तो अदर चार्जेस पे जीएसटी लगता था। ऐसा हमने सर्कुलर यहां पढ़ा था बेटा। अदर चार्जेस लाइक रिलीजिंग कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेंटल चार्जेस फॉर मीटरिंग इक्विपमेंट, टेस्टिंग फी फॉर मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एटसेट्रा बेटा। हाँ ना भाई, इन सब पे जीएसटी टैक्सेबल था, जीएसटी लगता था, एग्जम्पशन में कवर नहीं था। पर डिस्कॉम्स ने आज तक इन पे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जनता से, और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया साहब जनता पे अननेसेसरी बर्डन बढ़ेगा टैक्स का, आप इस पे टैक्स ना लगाए। मोदी सरकार ने सुना और सर ये एग्जम्पशन एंट्री इस बार इंसर्ट कर दी और बोल दिया रेट्रोस्पेक्टिवली अगेन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 इन सर्विस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, तो कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पढ़ लीजिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, testing for meters, transformers, capacitors etc, releasing electricity connection, shifting of meters और service lines। जैसे मान लो आपने कोई लैंड खरीदा है और वहां पे खेती करना चाह रहे हो आप, या कोई बहुत बड़ा मॉल लेके आ रहे हो, अब सर वहां पे खेत के बीच में से, वो लैंड के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी लाइन जा रही है बेटा, आपने शिफ्ट कराया उस लाइन को, उसके लिए चार्जेस पे किए, चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर issuing duplicate bills etc which are incidental or ancillary to the supply of transmission or distribution of electricity provided by electricity transmission or distribution utilities to their consumers, तो consumers जो चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगेन जनता के फायदे की बात किया बेटा, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17 जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा इस पे। क्लियर, डन। आइए मालिक सर अगला पॉइंट पढ़ते हैं। आर&डी सर्विसेज को भी एग्जम्प्ट किया है। क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रांट देता है कई बार, इसके लिए आर&डी करने के लिए। जैसे कोविड आया, वैक्सीन का आर&डी करिए, जो भी इसका खर्चा आएगा वो हम ग्रांट देंगे आपको, तो चार्जेस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। पढ़ो, आर&डी सर्विसेज अगेंस्ट कंसीडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स सप्लाइड बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी और a research association, university, college or other institution notified under section number 35 subsection 1 clause number 2 और clause number 3 of the income tax act 1961। तो सर अगर जो ग्रांट है वो ग्रांट किसने दी है, किसी गवर्नमेंट एंटिटी ने दी है, या किसी रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन ने दी है जो नोटिफाइड है सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3 में, तो ऐसे केस में वो ग्रांट का जो ग्रांट की फॉर्म में जो उनको कंसिडरेशन मिली है आर&डी करने के लिए, वो आर&डी के लिए जो फीस इनको मिला है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कंडीशन क्या है, ये जो रिसर्च एसोसिएशन वगैरह जो है, दो शुड बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 2 और 3 एट द टाइम ऑफ गिविंग द सच ग्रांट। पढ़ो, the research association, university, college or other institutions notified under section number 35 subsection 1 clause 2 or clause 3 of the income tax act 1961
should be so notified at the time of supply of the R&D services. जब R&D सर्विस आप दे रहे हो उस टाइम पे वो नोटिफाइड होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि R&D सर्विस हो गई उसके बाद वो नोटिफाई हो, उससे मतलब नहीं सर. जब R&D सर्विस दे रहे थे उस टाइम पे these associations or universities should be notified under section 135 subsection 1 clause 2 और clause 3. क्लियर. तो R&D सर्विस के लिए जो इनको कंसिडरेशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, तो जो लोग R&D कर रहे हैं उनके चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर वो ग्रांट रिसीव हो रही कहां से, गवर्नमेंट एंटिटी से या ऐसे किसी एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी से जो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 और क्लोज 3 में नोट. क्लियर माहौल. आइए बच्चों अगला पॉइंट, मालिक मेगा एग्जीबिशन का. सर अदर सर्विसेज में लास्ट पॉइंट बेटा ये कि जैसे रेलवेज जैसे एयरवेज एयरलाइन कंपनी, फॉरेन की कोई एयरलाइन कंपनी, सिंगापुर एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस कहा कि भाई सिंगापुर की है. अब इसका हेड ऑफिस ऑब्वियसली सिंगापुर में बेटा. अब इसका एक एस्टेब्लिशमेंट मुंबई में है, दिल्ली में बेटा. क्लियर. अब सिंगापुर एयरलाइन जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में अपने एस्टेब्लिशमेंट को सर्विसेज दे रही है बेटा. तो एक तरह से देखा जाता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एन एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम इट्स अदर एस्टेब्लिशमेंट विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस सप्लाई के स्कोप में जाकर लग जाएगा जीएसटी बेटा. तो यार तो वैसे तो बहुत परेशानी हो जाएगी इनको. इसलिए एग्जिबिशन आया और बोला क्या, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया विच इज एन एयरलाइन कंपनी, ये स्पेसिफिकली एयरलाइन कंपनी के लिए बेटा, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ इट्स अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया व्हेन मेड विदाउट कंसिडरेशन. तो सर सिंगापुर एयरलाइन जो एक फॉरेन कंपनी है उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, तो सर आउट ऑफ इंडिया वाले एस्टेब्लिशमेंट ने इंडिया वाले एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई सर्विसेज दी है विदाउट कंसिडरेशन तो इस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है. पर कंडीशन क्या है कि इसने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन या गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का जो सर्विस दिया उस पे जो एप्लीकेबल जीएसटी इंडिया में लगता है वो इसने पे किया है. जीएसटी एट एप्लीकेबल रेट्स इज paid by the establishment of the foreign airline company in India on transport of goods or passengers as may be applicable. Plus, Ministry of Civil Aviation certifies that the establishment of foreign company in India is that of an airline company which has been so designated by the foreign government under the applicable bilateral air service agreement with India. एक्चुअली क्या है, फॉर एग्जांपल सिंगापुर गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट से बायलेटरल एग्रीमेंट हो रखा है कि जैसे सिंगापुर एयरलाइन इंडिया से ऑपरेट कर रही है वैसे ही होता ना इंडियन एयरवेज, आज मान लो एयर इंडिया है, सेम वे एयर इंडिया का कोई एस्टेब्लिशमेंट का है सिंगापुर में बेटा. तो सर सेम वे सिंगापुर में जो हमारा एयर इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट है उसने भी तो इंडियन एयरलाइन से जो हेड ऑफिस मुंबई में दिल्ली में उनसे सर्विस ली होगी बेटा वहाँ पे, तो उस पर भी सेम एग्जीबिशन मिलना चाहिए बेटा. ये बायलेटरल एग्रीमेंट हो रखा है फॉरेन कंट्री के साथ में. क्लियर. तब जाके और उस फॉरेन कंट्री ने इस एयरलाइन को डेजिग्नेट किया हुआ बेटा. सेम वे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आल्सो सर्टिफाइज दैट ऑन रेसिप्रोकल बेसिस डेजिग्नेटेड इंडियन एयरलाइंस, जैसे इंडियन एयरवेज का नाम मैंने आपको एग्जांपल दिया, आर नॉट सब्जेक्ट टू लेवी ऑफ सिमिलर टैक्सेस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड फॉर द सेम सर्विसेज अपीयरिंग अंडर दिस एंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डेजिग्नेटिंग द फॉरेन एयरलाइन कंपनी. तो जैसे इंडिया ने हमारा जीएसटी एग्जाम किया है इन सर्विसेज पर, वैसे ही सिंगापुर ने भी हमारी इंडियन एयरवेज पर जो वहां के टैक्सेस थे वो भी एग्जाम किए हुए ऑन द सेम सर्विस बेटा. क्लियर. तो कुल मिला के अभी एग्जामिशन क्या कहता है, इंडिया में किसी फॉरेन एयरलाइन कंपनी का ब्रांच है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसने आउट ऑफ इंडिया वाले एस्टेब्लिशमेंट से कोई सर्विसेज ली है, फॉरेन कंपनी की ब्रांच एस्टेब्लिशमेंट से इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने सर्विसेज ली है, उस पर जीएसटी एग्जाम रहेगा. कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो टिकट बुक हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के, उन सब पे उस एयरलाइन की ब्रांच जो इंडिया में है उसने जीएसटी पे किया है. पर कंडीशन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सर्टिफाई किया होना चाहिए कि ये जो एयरलाइन है ये डेजिग्नेटेड एयरलाइन है जो फॉरेन कंट्री ने डेजिग्नेट करी है, प्लस उस फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट ने भी हमारी इंडिया की जो एयरलाइन कंपनीज है उसका जो एस्टेब्लिशमेंट उस कंट्री में होगा उसको भी सिमिलर एग्जामिशन दे रखा है बेटा. क्लियर. डन. भारत माता की जय. पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस पे इन्होंने जीएसटी पे किया होना चाहिए बेटा. क्लियर माहौल. तो सर ये था क्या, फॉरेन एयरलाइन कंपनी के लिए एक अलग से एग्जामिशन दिया हुआ है बेटा. ओके डन. ये मेगा एग्जामिशन के एग्जामिशन सारे खत्म होते हैं. अब आइए बेटा, अब हम पढ़ रहे कहा रजिस्ट्रेशन के अंदर जो अमेंडमेंट आए. सर देखिए ध्यान से, हमने सेक्शन नंबर 23 पढ़ा हुआ है पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. उसमें हमने नोटिफाइड पर्सन पढ़े हुए, नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन. उसमें फर्स्ट पर्सन पढ़ा हुआ है क्या, अगर कोई पर्सन ऐसी कोई आउटवर्ड सप्लाई करता है जिस पे रिवर्स चार्ज ही लगता है और कोई लायबिलिटी नहीं आती तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. मैं एग्जांपल देता हूं बेटा आपको. जैसे मैं
एक लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ बेटा, मेरी सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है, मेरी लायबिलिटी कभी आती ही नहीं है। तो अब मेरा टर्नओवर कितना भी चला जाए मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अगर मेरे आउटवर्ड सप्लाई पे रेसिपिएंट लायबल होता है सर, तो पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज आउटवर्ड सप्लाईज, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मेटल स्क्रैप। अब मेटल स्क्रैप के बारे में हमने रिवर्स चार्ज में पढ़ा हुआ है क्या? अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई करता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अब उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर गया है तो ऐसे केस में उस रेसिपिएंट यूनिट को सर जो सप्लायर है अगर उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर गया है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस केस में वो रजिस्ट्रेशन से एग्जाम नहीं है, वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वहां पे फॉरवर्ड चार्ज में उसकी लायबिलिटी आएगी, क्योंकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन उसने कराया, रिवर्स चार्ज कब लगता है? जब सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। इसलिए यहां एक्सेप्शन में डाल दिया इसको, एक्सेप्शन टू दिस एग्जम्पशन पर्सन्स एंगेज इन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप। तो मेटल स्क्रैप अगर आप सप्लाई कर रहे हो और अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर गया है तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगना बंद हो जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया तो, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस नहीं हुआ, यू आर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर देगा। पर जैसे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस होगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज बंद हो जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज में आप टैक्स पे करेंगे बेटा। के माहौल आइए बच्चों, कोई खास बात नहीं थी, सिंपल पॉइंट था बेटा ये। आइए नाउ प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन जब हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या? गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश। गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, इन तीन स्टेट में अगर आपका लोकेशन था तो ऐसे केस में आपके स्टेट में अगर कोई पर्सन आइडेंटिफाई हुआ है ऑन द कॉमन पोर्टल वाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन तो उसको डिपार्टमेंट के फैसिलिटेशन सेंटर जानकर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी बेटा। क्लियर? पर मैंने ये पढ़ाया था तो बताया था शुरुआत में केवल गुजरात में एप्लीकेबल हुआ, फिर पुडुचेरी, फिर आंध्र प्रदेश, और मैंने बोला था आपको कि धीरे धीरे इसको पूरे इंडिया में एप्लीकेबल कर देंगे, और यस इस बार इसको पूरे इंडिया में एप्लीकेबल कर दिया है। पहले केवल गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में था ये एडिशनल प्रोसीजर। अभी एडिशनल प्रोसीजर क्या है ये आपको जस्ट मैं नॉलेज के लिए रिवाइज करा रहा हूं बेटो। सर अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए उसने ऑप्ट किया और जैसे ही उसने आधार ऑथेंटिकेशन कराया सर जीएसटी पोर्टल ने उसको आइडेंटिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर्स एंड सम फैक्टर्स सर, जिससे ये पता पड़ गया कि इसने पिछले पुराने टाइम में कुछ गड़बड़ करी हुई सर। तो ऐसे केस में ऑफिसर के पास पावर है कि ऐसे एसएससी को, ऐसे एप्लीकेंट को पहले डिपार्टमेंट के फिजिकल सेंटर जो बना रखे इन्होंने, जो फैसिलिटेशन सेंटर है, प्रैक्टिकली भी डिपार्टमेंट का ऑफिस ही है, वहां बुलाएंगे, आधार बेस्ड सर बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कराएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उसके बाद ही इसकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड की जाएगी टू द प्रॉपर ऑफिसर। ये स्पेशल प्रोसीजर अब पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, हो गया है, अगर वो पर्सन जिसने अप्लाई किया है वो आइडेंटिफाई हुआ ऑन द कॉमन पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स बेटा। ओके डन। सरकार आओ बच्चों, अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कि प्रॉपर ऑफिसर किन किन केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है उसमें एक पॉइंट ऐड किया है। अच्छा, सबसे पहली बात, आपने पिछले 6 महीने से जीएसटी 1 फाइल जीएसटी 1 फाइल नहीं किया, जीएसटी 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिखाई और जीएसटी 3 में कम दिखाई, तो जहां पे जीएसटी 1 रेफर हुआ वहां एज अमेंडेड इन द फॉर्म नंबर जीएसटी 1 है, इफ एनी ऐड हुआ वर्ड वो तो हर जगह ऐड हुआ है बेटा। ओके, अब देखना क्लोज नंबर जी ए जो नया ऐड हुआ बेटा, सुना बात को ध्यान से। तो देखो बच्चों क्लोज नंबर जी ए क्या बोलता है, सर ये वो सारे कॉन्ट्रावेंशन से जिसके होने पर प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन, उसमें एक पॉइंट ऐड हुआ है कि अगर किसी एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, उसके बाद उसने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया और उसका रिवोकेशन का ऑर्डर आ गया और आपका जो कैंसिलेशन का ऑर्डर था उसको डिपार्टमेंट ने रिवोक कर दिया, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन वापस से रिवाइव कर दिया। अब ऐसे केस में सर जिस दिन रिवोकेशन का ऑर्डर आया है उसके 30 डेज के अंदर अंदर, कितने दिन में सर? 30 डेज के अंदर अंदर आपको सारे पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, और अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर सारे पेंडिंग रिटर्न फाइल नहीं किए तो योर रजिस्ट्रेशन इज अगेन लायबल टू बी कैंसल्ड, ये क्लोज नंबर जी ए बोलता है। और हाँ एक बात और सर, मैं आईटीसी में पढ़ाया था मैंने आपको कि ये 30 दिन में अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था उस दिन अगर आप
एज पर सेक्शन नंबर 16(4) कोई आईटीसी के लिए एलिजिबल थे तो ये जो आप विद इन 30 डेज रिटर्न फाइल करें उसमें आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो बेटा। क्लियर? भले ही 16(4) की टाइम निकल गई थी बेटा, हाँ है ना भाई, डन। पर 30 दिन में अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो योर रजिस्ट्रेशन अगेन लायबल टू बी कैंसल्ड, ये क्लोज नंबर GA बोलता है। आओ बच्चों, इन केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश ऑल रिटर्न्स relating to the period from the date of cancellation or the effective date of cancellation, as the case may be, till the date of order of revocation of cancellation of registration within a period of 30 days from the date of order of revocation of cancellation of registration। तो सर जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था वहां से लेकर जब रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन रिवोक हुआ उसके बीच के जितने भी रिटर्न्स थे वो सारे रिटर्न्स आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन आपको सारे रिटर्न सबमिट करने पड़ेंगे, नहीं तो योर रजिस्ट्रेशन अगेन लायबल टू बी कैंसल्ड। क्लियर? डन। कोई खास बात नहीं थी, अच्छा पॉइंट था, खत्म होता है अब। ओके ध्यान देना बच्चों, ये इतने इजी पॉइंट से अगर आपने ध्यान से पढ़ लिए आपका एग्जाम्स बहुत अच्छा होगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा तो सर वी आर द कोच, हम बहुत खुश हो जाएंगे। क्लियर? अल्टीमेटली आपकी सक्सेस है हमारी सक्सेस है, एंड सर विल बी प्राउड टू से यू दैट यस यू पास्ड, एंड आप सर विल बी प्राउड टू से दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके आइए बच्चों, सरकार अब यहां पे GSTR 1 रेफर हुआ था, एज अमेंडेड इन फॉर्म नंबर GSTR 1 है, ठीक है सर। TDS सरकार, TDS कौन कौन TDS कट करेगा उसमें 1% और ऐड हो गया है, जैसे हमने पढ़ा था ना सर, अगर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू विदाउट GST इज एक्सीडिंग ₹2.5 लाख तो सर ऐसे केस में रेसिपिएंट इज लायबल टू डिडक्ट द TDS, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSUs, गवर्नमेंट सोसाइटीज। क्लियर? और सर उसमें 1% ऐड हो गया क्या, मेटल स्क्रैप वाले लोग बेटा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन तो इनको TDS कट करना पड़ेगा। अच्छा सुन बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर मेटल स्क्रैप परचेज किया, अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने अगर मेटल स्क्रैप परचेज किया तो रिवर्स चार्ज में ही लायबल होगा बेटा, और पूरा ही टैक्स रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। TDS की बात तो कुछ आती ही नहीं बेटा। अगर सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड पर्सन मेटल स्क्रैप का और रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड पर्सन तो नोबडी इज लायबल टू पे GST, कोई GST पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अच्छा, सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन, मेटल स्क्रैप की बात कर रहा हूं, और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड पर्सन तो GST लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, एंड सर ऐसे केस में जो रेसिपिएंट है उसको बोल दिया क्या, तुम 2% TDS कलेक्ट कर लेना साहब। क्लियर? तो सर एनी रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसे केस में सर TDS कटेगा 2% बेटा, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹2.5 लाख ऑब्वियसली बेटा। ठीक है? अच्छा फिर लिखा था ना सर कि अगर यही लोग अगर आपस में एक दूसरे को सप्लाई करें तो TDS काटने की जरूरत नहीं है, पर अगर मेटल स्क्रैप वाली बात है तो मेटल स्क्रैप वाले केस में रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन तो ऐसे केस में TDS कटेंगे बेटा। तो वैसे बोला ना, सेम कैटेगरी पर्सन को अगर सप्लाई करता है, जैसे एक PSU दूसरे PSU को सप्लाई करा, या आपस में ये लोग आपस में सप्लाई करते तो TDS काटने की जरूरत नहीं है, पर मेटल स्क्रैप के केस में ऐसा नहीं होगा। रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई करा, TDS कटेगा बेटा, कोई खास बात नहीं। ओके डन। अब आ रहा है क्या, TCS। सर ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। रेट ऑफ TCS इज नाउ रिड्यूस्ड, और हाफ कर दी बेटा। मतलब सर पहले TCS की रेट 1% हुआ करती थी, अभी हाफ हो गई बच्चों इन केस ऑफ IGST। और अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो 0.25% CGST, 0.25% AGST, किसका, वही नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज का 0.25% CGST, 0.25% AGST, 0.5% टोटल हो जाएगा सर। और ये होता है अगर इंटरस्टेट सप्लाई तो 0.5% द IGST TCS, पहले 1% था TCS ऑन IGST, क्लियर, अभी 0.5 हो गया, CGST AGST 0.25 हो गया। इसकी वजह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी चेंज हुए आपके क्वेश्चन बुक के अंदर बेटा। ओके ध्यान रखिएगा बच्चों आप, हाँ है ना मालिक, डन। सरकार आओ बच्चों, अब इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट वाला सेक्शन जब हमने पढ़ा पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट में, वहां पे अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल, अगर कोई एसएससी डिले इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स करता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% पर annum, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से किस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर और इंटरेस्ट के काम का अमेंडमेंट हुआ है बच्चों। एंड मार्केट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पज ऑल्सो एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो बेटा। एक सिंपल सा लॉजिकल बात करता हूं मैं आपसे बेटा, आप खुद बोलेंगे सर ये होना चाहिए, और वही अमेंडमेंट है सर। सपोज किसी एसएससी का जनवरी मंथ में, जनवरी 2025 मंथ का लाइबिलिटी 14 लाख है बेटा, 14 लाख का लाइबिलिटी है। अब 20 फरवरी और उससे पहले पहले उसको जीएसटी 3B फाइल करके ये टैक्स पे करना है। उसके पास एज ऑन 20th फरवरी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 10 लाख का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ा हुआ है साहब। क्लियर? अब उसको पे कितना करना है? 4 लाख। अब 4 लाख उसको पे करना थ्रू कैश, और ये बैलेंस उसने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ है। क्लियर? बस हुआ क्या, वो 3B फाइल करने में लेट हो गया। अब सोचो आप यार, अगर कोई एसएससी जिसकी लायबिलिटी जनवरी महीने की 14 लाख रुपए है, 10 लाख आईटीसी उसके पास ऑलरेडी है, 4 लाख का कैश लेजर में बैलेंस ऑलरेडी उसके पास में है, अब वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा, मतलब ये माना जाएगा उसने पेमेंट नहीं किया। अब उसने रिटर्न फाइल किया मान लो कब? 25 फरवरी को बेटा। अब 25 फरवरी को अगर उसने रिटर्न फाइल किया है जिसकी ड्यू डेट थी 20 फरवरी, तो वो 5 दिन लेट हुआ, 5 दिन के लिए उसको लेट फाइलिंग फी तो पे करना ही करना है। अब उसको इंटरेस्ट पे करना कि नहीं करना, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब तक जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें पढ़ा था कि नेट टैक्स पेबल थ्रू कैश लेजर, अगर कोई एसएससी रिटर्न फाइल करने में लेट हुआ है तो नेट टैक्स पेबल थ्रू कैश लेजर, ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि मतलब 4 लाख पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये हमने अब तक पढ़ा हुआ, क्वेश्चन भी इस अकॉर्डिंग हमने सोल्व किए हुए बेटा। पर अब आप मुझे बताओ, अगर आपका 4 लाख का कैश लायबिलिटी है और 4 लाख का जो कैश लायबिलिटी है वो आप पे करोगे थ्रू कैश लेजर। अब अगर आपने ड्यू डेट पर ऑलरेडी 4 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखे थे कैश लेजर में, या ऑलरेडी बैलेंस पड़ा था उसमें 4 लाख का कैश लेजर में, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स आपने आपके बैंक से पैसा ऑलरेडी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है यार। ठीक है, वो तो केवल रिटर्न फाइल करना बाकी है हमारा यार। क्लियर? अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पैसा मिल गया ना। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इफ यू आर मेकिंग डिले इन द पेमेंट ऑफ टैक्स देन ओनली इंटरेस्ट इज रिक्वायर्ड ना। आपने टैक्स तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे किया हुआ है, पर फिर भी 4 लाख पे इंटरेस्ट लगता था, इसलिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया और सर बोल दिया क्या, चिंता मत करना, अगर एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अगर आपके कैश लेजर में भी कुछ बैलेंस था तो वो बैलेंस कंसिडर करने के बाद हम चेक करेंगे इंटरेस्ट पे करना कि नहीं करना। मेरे इस एग्जांपल में अगर कैश लेजर में पूरा 4 लाख बैलेंस था, 4 लाख या उससे ज्यादा था, क्लियर, तो आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना है। तो नेट कैश जो टैक्स पेबल है आफ्टर कंसिडरिंग कैश लेजर बैलेंस ऑल्सो कितना है इसमें? 0। तो यहाँ पे ऑल्दो आपने लेट रिटर्न फाइल किया है, कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं। हाँ देखो, रिटर्न लेट फाइल किया ना हमने, लेट फाइलिंग फी पे कर देंगे हम, रिटर्न्स की लेट फाइलिंग फी पे कर देंगे, पर इंटरेस्ट क्यों पे करें जब हमने टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर रखा है। सो अगेन इंडस्ट्री के फेवर की बात करी मोदी सरकार ने और बोल दिया क्या, ऐसे केस में कोई आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट पे एनी अमाउंट ऑफ सिंगल इंटरेस्ट। पर हाँ चलो मान लो इस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश में बैलेंस केवल 3 लाख रुपए होता है सर, तो अब ड्यू डेट क्या थी? 20 फरवरी। आपने कब रिटर्न फाइल किया? 25 फरवरी बेटा। तो 5 दिन बाद आपने क्या किया होगा? 1 लाख रुपए और कैश लेजर में डिपॉजिट किया होगा और उस पर आपने गवर्नमेंट को और फिर आपने रिटर्न फाइल किया होगा, तो 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा साहब। क्लियर? डन। ये बहुत ही वेलकम गवर्नमेंट का अमेंडमेंट हुआ है बच्चों। सो ये कब होता है? जब रिटर्न फाइल करने में एसएससी लेट हुआ तो। क्लियर? सेक्शन नंबर 73 74 में डिमांड आया है, या आपने कोई इनवॉइस डिक्लेयर करना रह गया था जनवरी महीने का रिटर्न फाइल करते वक्त, कोई इनवॉइस डिक्लेयर करना रह गया, लायबिलिटी आपने डिक्लेयर करी कब? अगस्त महीने में, तब आपको ग्रॉस टैक्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो हमने पहले पढ़ा था बेटा वही। क्लियर? ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है जब आप रिटर्न फाइल करने में लेट हुए तो। पढ़िए सर यहां से फर्दर, वेयर एनी अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर on or before the due date of filing the said return but is debited from the said ledger for the payment of tax while filing the said return after the due date। रिटर्न लेट फाइल किया भाई साहब ने, पर कैश लेजर में बैलेंस ऑलरेडी था, the said amount shall not be taken into consideration while calculating the such interest if the said amount is lying in the
said ledger from the due date till the date of its debit at the time of filing the return. मतलब जब आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न था वहां से लेकर जब आपने एक्चुअली रिटर्न फाइल किया उसके बीच में ये बैलेंस मेंटेन था, आपने ना तो इसका रिफंड लिया ना कहीं और आपने यूज किया कैश लेजर को बेटा, तो ऐसे केस में उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा जितना ऑलरेडी कैश लेजर में बैलेंस था. That is, in this case, interest is payable only on that amount of net cash tax liability which was not available in the electronic cash ledger as on the due date of filing the return. तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न में कैश लेजर में अगर बैलेंस नहीं था तो इंटरेस्ट लगेगा, थोड़ा बैलेंस था तो उतने थोड़े अमाउंट पे नहीं लगेगा, जो अमाउंट पेएबल है उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना है. क्लियर? ध्यान देना, इसके बेस पे मैंने मेन बुक में भी न्यूमेरिकल दे रखा था आपको और इसके बेस पे मैंने क्वेश्चनर बुक में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे, उन सब के आंसर्स चेंज हुए हैं इस अमेंडमेंट की वजह से. सो बी केयरफुल, अगर आपने नया क्वेश्चनर लिया है तो आपको अमेंडेड आंसर मिल जाएंगे. आपके पास एग्जिस्टिंग क्वेश्चनर अगर ऑलरेडी है तो उसमें प्लीज आप मेन बुक और आपकी क्वेश्चनर बुक में जो इसके क्वेश्चन है उसमें इंटरेस्ट के क्वेश्चन में अमेंडमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडस्ट्री पर्पज ऑल्सो, एंड मुझे इंडस्ट्री पर्पज में इंपॉर्टेंट लगता है इसलिए एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट. ओके, और है बहुत ईजी बेटा, माहौल और लॉजिकल. आई होप लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा आपको ये. गुड. देखिए देखिए बीच में एक डायलॉग है आपके लिए बेटा, क्या लिखा है आपके लिए? हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खोना अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस की नहीं उन्हें भी करके दिखाना है, उन्हें भी करके दिखाना है. क्लियर? और यही वक्त है आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का. करो पूरी पढ़ाई मस्त होके माहौल के साथ, एंड वी वांट योर पिक्चर क्लियर कि हम डिस्प्ले में लगाए कि ये हमारे स्टूडेंट है एंड वी आर द प्राउड कोच ऑफ दिस स्टूडेंट, और आपके लिए आपके फ्रेंड्स फैमिली सब प्राउड फील करें. लगा दो पूरी ताकत. आइए बच्चों अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम. सरकार अगर रिटर्न फाइल करना है किसको? कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन को, तो सर जीएसटीआर 4 फाइल करना पड़ता है उसको एनुअली. फाइनेंशियल खत्म होने के बाद एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म जीएसटीआर 4, पर उसका ड्यू डेट क्या था? पहले 30 अप्रैल था, अब क्या हो गया? 30 जून. फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. एक रिटर्न फाइल करना है 30 जून या उससे पहले पहले कंपोजिशन स्कीम वाले को बेटा. पहले 30 अप्रैल डेट था, अब ड्यू डेट क्या हो गया बेटा? 30 जून. ओके माहौल. आइए बच्चों अब बड़ा मस्त पॉइंट जो हमने पढ़ा था जीएसटीआर 1A वो आएगा बेटा. अच्छा, जहां पे भी फॉर्म नंबर आपने कोई भी इनवॉइस फर्निश किए थ्रू जीएसटीआर फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1 एज अमेंडेड फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1A इफ एनी, हर जगह ऐड हुआ है, आपको पता है बेटा. वो जीएसटीआर 1A क्या है वैसे मैं आपको बता चुका हूं, वापस आ गया है पे बेटा. सर ये रहा एक्चुअल इसका नोट. जीएसटीआर 1A अमेंडमेंट और फर्निशिंग ऑफ एडिशनल डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज. द रजिस्टर्ड पर्सन में after furnishing the details of outward supplies of goods or services or both in form number GSTR 1 for a tax period but before filing the return in form number GSTR 3B. मतलब जनवरी महीने का आपने GSTR 1 फाइल कर दिया पर GSTR 3B बाकी है बेटा, तो उस वक्त आपको पता पड़ गया कि आपसे GSTR 1 में कोई गलती हो गई बेटा या कोई ओमिशन हो गया, तो आप उसको GSTR 1A के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हो बेटा. एट हिज ओन ऑप्शन amend or furnish additional details of outward supplies of goods or services or both in form number GSTR 1A for the said period tax period electronically बेटा. ओके, उस पीरियड के लिए आप GSTR 1A फाइल करके अमेंड कर सकते हो डिटेल्स को बेटा, कोई खास बात नहीं. चल ओके सर, नाउ हमने एक पॉइंट पढ़ा था व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर GSTR 1 और 1A. तो GSTR 1 या 1A में क्या इन्फॉर्मेशन देना है? B2B सप्लाई जितना भी हुआ इररेस्पेक्टिव वैल्यू हर बिल आपको पंच करना है. B2C में आपको कंसोलिडेटेड आपको डिटेल्स फर्निश करनी है स्टेट वाइज रेट वाइज. क्लियर? अब सुनना, उसमें हमने पढ़ा था क्या? अगर कोई पर्टिकुलर B2C सप्लाई इंटर स्टेट एक्सीडिंग 2.5 लाख की है तो वो पर्टिकुलर बिल आपको सर हर एक बिल पंच करना पड़ेगा, बाकी उसको कंसोलिडेशन में कंसोलिडेटेड डिटेल्स में मर्ज करने की जरूरत नहीं है, पर वो लिमिट कम करके अभी ₹1 लाख कर दी. ठीक है, पढ़ना मतलब ये है इंटर स्टेट सप्लाईज with invoice value exceeding ₹1 lakh made to unregistered person. देख B2B है तो हर इनवॉइस पंच करना भले वैल्यू कुछ भी हो. B2C के केस में इंटरस्टेट एक्सीडिंग 2.5 लाख था उसको कम करके 1 लाख कर दिया. अगर इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसकी इनवॉइस वैल्यू जो सिंगल कस्टमर को बेचा है माल उसकी इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग ₹1 लाख, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर इनवॉइस को आपको इनवॉइस वाइज इन्फॉर्मेशन पंच करना पड़ेगा वाइल फाइलिंग GSTR 1 या 1A. क्लियर? बाकी सबके लिए आपको B2C सप्लाई में स्टेट वाइज रेट वाइज आप इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट फंड मर्ज करके आप फर्निश करेंगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ है ना भाई? क्लियर? डन. समझे मेरी बात? तो कंसोलिडेटेड डिटेल्स के अंदर इनवॉइस वैल्यू अप टू ₹1 लाख इंटरस्टेट के केस में स्टेट वाइज इंटरस्टेट और ईच रेट ऑफ टैक्स. ओके मालिक?
डन। अच्छा ध्यान देना बेटा, हमने सेम पॉइंट एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस में पढ़ा था बेटा, पर वहां अमेंडमेंट नहीं हुआ है। रिवाइज टैक्स इनवॉइस में हमने पढ़ा था कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस में हमने पढ़ा था कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, मान लो 10 अप्रैल को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला है कब? 5 मई को, सॉरी आई रिपीट, आपने यू बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 10th of April, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब मिला बेटा? 5 मई को मिला है। तो ऐसे केस में सर 10 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में जो आपने सप्लाईज करी होगी इसमें नॉर्मल बिल दिए होंगे, तो 5 मई से 1 महीने के अंदर आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। B2B है तो हर एक इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा। B2C में आप कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हो, पर अगर इंटर स्टेट आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹2.5 लाख, तो उस इनवॉइस को आपको अलग से इश्यू करना पड़ेगा रिवाइज टैक्स इनवॉइस, पर वो अमाउंट अभी भी 2.5 लाख ही है, वहां चेंज नहीं हुआ, वहां अमेंडमेंट नहीं हुआ। यहां वाइल फर्निशिंग डिटेल्स इन GSTR 1 और GSTR 1A, यहां पे 2.5 लाख की जगह पे 1 लाख हुआ है बेटा। ओके डन। आओ मालिक, ये GSTR 2B जो हमने पढ़ा था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ये यहां पर अभी जो GSTR 1A आया है उसका भी पॉइंट यहां मर्ज कर दिया। अब आप मेरी बात समझिए सर, जैसे जनवरी महीने की मैं बात करूं आपसे बेटा, जनवरी महीने का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 क्या है बेटा? 11 Feb। क्लियर? तो सर 11 फरवरी तक जिन जिन लोगों ने GSTR 1 फाइल कर दिए होंगे, मैं मान लो कस्टमर हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से परचेज किया है, तो सर जिन जिन लोगों के मंथली GSTR 1 फाइल करने वाला स्कीम है, उन्होंने 11 फरवरी तक अगर अपना GSTR 1 फाइल कर दिया तो मेरे वो GSTR 2B में सेम महीने में आ जाएगा। पर उसके बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन वो फर्निश करते हैं तो अगले महीने की GSTR 2B में आएगा बेटा। तो सेम वे GSTR 1A कब फाइल होता है? GSTR 1 फाइल करने के बाद। कब? बिफोर फाइलिंग GSTR 3B। अब अगर किसने GSTR 1 फाइल कर दिया और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 निकल गया, उसके बाद अगर उसने GSTR 1A फाइल करके कुछ इन्फॉर्मेशन अमेंड करी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्निश करी है, तो अगर ड्यू डेट के बाद अगर फर्निश करी है तो अगले महीने के GSTR 2B में आएगा बेटा। दैट्स इट। और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 निकलने से पहले ही उसने GSTR 1A फाइल कर दिया, तो ऐसे केस में उसी महीने के GSTR 2B में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी बच्चा। क्लियर? सिंपल यह लिखा है बेटा। द एडिशनल डिटेल्स, तो GSTR 2B में इन्फॉर्मेशन कौन कौन जाएगी? द एडिशनल डिटेल्स और अमेंडमेंट्स इन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय हिज सप्लायर in form of GSTR 1A filed between the day immediately after the due date of furnishing the form number GSTR 1 for the previous tax period to the due date of furnishing GSTR 1 for the current tax period। तो current tax period का GSTR 1 फाइल करने की ड्यू डेट से पहले पहले और प्रीवियस GSTR 1 की ड्यू डेट फाइल करने के बाद से लेकर अब तक जिन भी लोगों ने GSTR 1A फाइल किए होंगे, सर उन सबका इन्फॉर्मेशन करंट मंथ के GSTR 2B में आ जाएगा। सिंपल बेटा। जैसे जनवरी महीने की बात करूं मैं आपसे बेटा, तो इसका पिछला महीना कौन सा था? दिसंबर। तो दिसंबर महीने का ड्यू डेट क्या था बेटा? 11 जनवरी। तो 12 जनवरी से लेकर 12 जनवरी से लेकर 11th of February के बीच में जिन जिन लोगों ने GSTR 1A फाइल किए होंगे उन सबकी इंफॉर्मेशन जनवरी महीने के GSTR 2B में आ जाएगी। दैट्स इट। क्लियर? डन। तो प्रीवियस टैक्स पीरियड का ड्यू डेट फाइलिंग GSTR 1 की नेक्स्ट डे से लेकर करंट टैक्स पीरियड की GSTR 1 की ड्यू डेट तक जिन्होंने भी GSTR 1A फाइल किए होंगे उन सबकी इंफॉर्मेशन GSTR 2B में आ जाएगी। दैट्स इट। क्लियर? माहौल। आओ बच्चों अगला अमेंडमेंट ढूंढते बेटा हम लोग। सर यहाँ पे भी जब मैंने कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए स्पेशल रिटर्न वाला पॉइंट दे रखा है, उसमें जो ये पैराग्राफ दे रखा है उसमें भी 30 अप्रैल लिखा था, तो सिंस आपको पता है रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या हो गया 30 जून, तो यहाँ पे भी जून कर दिया बेटा, ये जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुका हूँ बेटा। आइए मालिक, सर अब आ गया है क्या रिफंड्स वाला चैप्टर। मस्त वाला अमेंडमेंट हुए और इस बार रिफंड्स को थोड़ा इजी कर दिया। एंड सर बिजनेसमैन को अगेन मैंने आपको बोला ना बहुत फायदा दिया, तो सर आइए वो फायदा देखते हैं हम। सबसे पहली बात सर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और 4B को डिलीट कर दिया है, ओमिट कर दिया, उसके इफेक्ट देखिएगा हर जगह बेटा। देखिए मालिक सबसे पहला इफेक्ट सर ये यहां रेफरेंस मारा था, अदर देन द ITC अवेल्ड ऑन विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर सब रूल नंबर 4A और 4B और बोथ डिलीट। मैं पहले तो बताता हूं आपको, रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और सब रूल नंबर 4B पूरा डिलीट हो गया। बताता हूं आपको कहां था वो रूल, पहले वो देख लो, बाकी अमेंडमेंट बाद में देखना। सर ये रहा,
ये रहा 89 सब रूल नंबर 4A और सब रूल नंबर 4B। इसकी वजह से थोड़ा सा रिफंड की कैलकुलेशंस भी कॉम्प्लेक्स होती थी, डिपार्टमेंट को भी कंफ्यूजन था, झगड़ा ही खत्म किया है साहब। क्लियर देन ना, इसकी वजह से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगेन रिफंड वाले चैप्टर में चेंज हुए हैं। ओके, नया क्वेश्चन लिया तो उसमें सारे क्वेश्चन मैंने अमेंड किए हैं, पुराना क्वेश्चन अगर आपके पास है तो सारे क्वेश्चन को चेंज करिएगा। ओके सर, रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और 4B। सर पहले क्या हुआ करता था, अगर आपने ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाई ली है जिसमें कंसेशनल रेट से आपने परचेज किया है 0.1% वाला, डीम्ड एक्सपोर्ट वाला परचेज किया, या अदर बेनिफिट अगर आपने लिए एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह, तो ऐसे केस में आपको रिफंड मिलेगा। पर सर बाकी के इनपुट्स का मिलेगा जिसका रिफंड आप ऑलरेडी ले चुके हैं, टैक्स पे नहीं किया उसको छोड़ दो, बाकी के इनपुट्स का आपको रिफंड मिलता था। क्लियर। अब रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A 4B डिलीट। कुल मिला के नॉर्मल एक्सपोर्ट्स, नॉर्मल रिफंड का जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा, भले आपने कोई भी इनवर्ट सप्लाई कहीं से भी कोई से भी बेनिफिट वाले लिए हो, हमें मतलब नहीं है। ये इसका मीनिंग है सर। आपने इनवर्ट सप्लाई भले ही एडवांस ऑथराइजेशन, ईपीसीजी सर, ईओयू, या आपने कोई भी कंसेशन रेट वाला नोटिफिकेशन या कोई भी अदर बेनिफिट डीम्ड एक्सपोर्ट वाले कोई भी बेनिफिट लेके अगर आपने इनवर्ट सप्लाई लिया तो उस पर टैक्स वैसे भी कम पे किया होगा ना, तो रिफंड भी कम मिल जाएगा सर, और क्या होगा। क्लियर। पर कैलकुलेशन नॉर्मल फॉर्मूला से होगी। ये रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और 4B डिलीट कर दिए, ओमिट कर दिए। अब इनका जहां जहां रेफरेंस आ रहा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच रिफंड इज ऑलरेडी क्लेम्ड अंडर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और 4B, हटा दिया। ITC which is allocated to these rule number 89 सब rule number 4A और 4B, जिसका रिफंड आप ऑलरेडी इसमें ले चुके, रेफरेंस जा रहा था, हटा दिया बेटा। देखो देखो मालिक, सबसे पहला ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जब हम फॉर्मूला पढ़ते थे उसमें भी नेट आईटीसी का जब हम कैलकुलेशन करते थे तो नेट आईटीसी मींस टोटल आईटीसी अवेल्ड, नेट आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स, ओनली इनपुट कंसीडर करते हैं बेटा इसमें। क्लियर। अब यहां पे लिखा रहता क्या, अदर देन आईटीसी अवेल्ड फॉर विच रिफंड इज क्लेम्ड अंडर सब रूल नंबर 4A और 4B। जब 4A और 4B हट गया तो सर उसमें तो रिफंड लिया ही नहीं होगा, तो सब कुछ इसमें नेट आईटीसी में इंक्लूड करो, सारे इनपुट्स का आईटीसी इंक्लूड करो, दैट्स इट, बस इतना मीनिंग है। इजी हो गया बेटा आपके लिए तो भी। और सर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन में पढ़ते थे, उसमें भी एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज अदर देन जनरेटेड सप्लाई एंड वो टर्नओवर जिस पे आप रूल नंबर सब रूल नंबर 4A और सब रूल नंबर 4B में रिफंड ले चुके, वो टर्नओवर हटाने का होता था। अब वो रूल ही हट गए तो सर टर्नओवर में से भी एक्सक्लूड नहीं करने का, नॉर्मल टर्नओवर इंक्लूड करो। क्लियर। और पूरे टर्नओवर को आप ध्यान से रखिए, केवल एग्जाम टर्नओवर को हटा दीजिए, उसमें से 89 सब रूल नंबर 4A और 4B को अलग से कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। फिर जीरो रेटेड सप्लाई जो पढ़ेंगे उसमें भी सर यहां पर और यहां पर हर जगह ये देखिए, नेट आईटीसी में जीरो रेटेड सप्लाई में टोटल नेट आईटीसी अवेलेबल ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज। ठीक है, यहां पे भी लिखा था क्या, अदर देन आईटीसी अवेल्ड, जिस पे आप रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और 4B का रिफंड ले चुके, हटाओ, रूल हट गए। यहाँ पे भी टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में सब रूल नंबर 4A और 4B वाला टर्नओवर हटाना होता था। क्लियर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी आपको टर्नओवर सब रूल नंबर 4A और 4B वाला हटाना होता था, अब वो रूल ही हट गए तो उनके टर्नओवर को हटाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, डन सरकार, मस्त, मजा आ गया बेटा आपको, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इजी हो गए इसकी वजह से। आओ मालिक, अगेन बेनिफिट दिया रूल नंबर 96 में, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ऑन गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अगर आपने कोई भी गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सपोर्ट किया है आउट ऑफ इंडिया ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। क्लियर। आपने एलयूडीए बॉन्ड साइन नहीं किया, आईजीएसटी पे किया और एक्सपोर्ट किया तो आईजीएसटी का आपको रिफंड मिल जाता था। पर पहले ये 3 केस ऐसे थे जहां पे रिफंड नहीं मिलता था आईजीएसटी का। मतलब इन 3 केस में पहले ऑप्शन केवल एलयूडीए बॉन्ड का ही था कि एलयूडीए बॉन्ड साइन करो और विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप एक्सपोर्ट करिए। अगर आपने आईजीएसटी पे किया तो हम उसका रिफंड नहीं देंगे। अब अगेन सिंप्लीफाइड कर दिया है, काट दिया है इन तीनों रेस्ट्रिक्शन को कि सर ये कोई भी केस हो, आपकी चॉइस है अब कि आपने अगर बॉन्ड या एलयूडी साइन करा तो विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आप एक्सपोर्ट करो, नहीं तो आईजीएसटी पे करो और एक्सपोर्ट करो और आईजीएसटी का रिफंड लो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये तीनों केस की जो रेस्ट्रिक्शन थी उड़ा दी बेटा। अगेन कह रहा हूं, बेनिफिट दिया इंडस्ट्री को। ये 3 केसेस में रिफंड ऑफ आईजीएसटी वाज नॉट अलाउड, ये तीनों केस मतलब उड़ा ही दिए सर। अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं सर इनको तो आपको।
कुल मिला के आपके लिए सिंपल हो गया। अगेन एग्जामिनेशन पर्पज के लिए बात करूं तो भी बहुत इजी हो गया, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में तो फायदा हुआ ही हुआ, एग्जामिनेशन के लिए क्या फायदा हो गया आपको, कोई भी केस आ जाए आपको तो सिंपल याद रखना है कि अगर बॉन्ड या एलयूटी साइन किया है तो सर विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी आपने एक्सपोर्ट किया है, अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूटी आईटीसी मिलेगा, आईटीसी का हमने तो रिफंड लेने का। और अगर आपने बॉन्ड एलयूटी साइन नहीं किया तो आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया है गुड्स सर्विस, और उस आईजीएसटी का रिफंड मिल जाएगा, कोई भी केस हो बेटा, बात खत्म। समझा? ये याद ही नहीं करना बेटा अभी आपको। आइए बच्चों, एक अच्छा पॉइंट ऐड किया इन्होंने, एक अच्छा सर्कुलर ऐड किया कि अगर मान लो कभी कोई गुड्स जिसको आपने मान लो सपोज 10 सीआर में एक्सपोर्ट किया, उस पर रेट ऑफ जीएसटी है 18%, 1.8 करोड़, आपने 18% 1.8 करोड़ आईजीएसटी पे किया, गुड्स एक्सपोर्ट किया, और वो 1.8 करोड़ का आपने रिफंड क्लेम कर लिया। $1.8 करोड़ का आपने रिफंड क्लेम कर लिया। अब बाद में क्या हुआ, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कोई कंडीशन था, सपोज एस्केलेशन क्लॉज, ऐसा कोई भी कंडीशन था जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गया। अब प्राइस हो गया कितने का बेटा, सपोज प्राइस हो गया 11 करोड़, मतलब अपवर्ड रिवीजन द प्राइस इज 1 करोड़। अब 1 करोड़ अगर प्राइस बढ़ गया तो 1 करोड़ का आपने एडिशनल आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, तो 1 करोड़ का एडिशनल आईजीएसटी होता है 18 लाख रुपए। तो क्या करेंगे आप, पहले ये 18 लाख रुपए आईजीएसटी पे करेंगे, फिर ये 18 लाख जो आपने आईजीएसटी पे किया इसके भी रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे बेटा आप, हाँ है ना। तो ऐसे केस में पहले कोई मैकेनिज्म नहीं था, ये सर्कुलर इशू करके बोल दिया क्या, यहाँ पे अपवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस की वजह से अगर आपने एक्स्ट्रा आईजीएसटी पे किया तो उस एक्स्ट्रा आईजीएसटी के रिफंड के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसे केस में रूल नंबर 89 में जो प्रॉपर ऑफिसर को आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो वैसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो किया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा और उसके बाद वो सेटिस्फाई अगर हुआ कि यस आपने एक्स्ट्रा आईजीएसटी पे किया जिसका आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो तो वो रिफंड अलाउ करेगा। नॉर्मली क्या होता है, आईजीएसटी पे करके अगर आपने एक्सपोर्ट किया तो जो शिपिंग बिल है आपका वही रिफंड एप्लीकेशन होता है, अलग से रिफंड अप्लाई नहीं करना होता है। वो डायरेक्ट आपका जीएसटी पोर्टल से क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि गुड्स एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ, जो गुड्स एक्सपोर्ट हुआ उस पर आईजीएसटी पे हुआ कि नहीं हुआ, 3B फाइल किया कि नहीं किया, डायरेक्ट रिफंड मिलता है बेटा आपको। पर ये एडिशनल आईजीएसटी जो आपने पे किया ऑन अपवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर को अप्लाई करना पड़ेगा। और रूल नंबर 89 की तरह जो फॉर्म नंबर जीएसटी RFD 01 नंबर की एप्लीकेशन होती है वो अप्लाई करना पड़ेगा और उसके थ्रू डिपार्टमेंट ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, उसके बाद आपको रिफंड अलाउ करेगा वो एडिशनल आईजीएसटी का बेटा। दैट्स इट, सिंपल। पढ़े बेटा, देख लो सर, आई थिंक पूरा समझ में आ गया बेटा आपको। अब एक बार रीड कर लो सर, कोई खास बात नहीं है। रिफंड ऑफ एडिशनल आईजीएसटी पेड ऑन अकाउंट ऑफ अपवर्ड रिवीजन इन प्राइस ऑफ द गुड्स सब्सिक्वेंट टू एक्सपोर्ट्स in case if the exporter has exported the goods on payment of IGST and has already got refund of IGST paid at the time of export of such goods, and subsequently if there is upward revision in the price of the goods, price बढ़ गया बेटा, subsequent to export of such goods, then the exporter of such goods may file an application electronically in form number GST RFD 01 for refund of this additional IGST paid on account of such upward revision। मतलब आपने उस एडिशनल 1 करोड़ पे जो 18 लाख रुपए पे किया उसके लिए आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा थ्रू फॉर्म नंबर GST RFD 01। सच एप्लीकेशन शैल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 89। क्लियर? और हाँ, ये रिफंड के लिए जो आपको अप्लाई करना कितने में अप्लाई करना पड़ेगा, 2 साल। 2 साल कब से, वो ओरिजिनल जब एक्सपोर्ट किया ना वहां से। प्राइस कब रिवाइज हो वहां से 2 साल नहीं बेटा, ओरिजिनल एक्सपोर्ट। देखो, such exporter may file such refund application before the expiry of 2 years from the relevant date as per clause number A of explanation 2 of section 54 as discussed earlier। मतलब ओरिजिनल एक्सपोर्ट्स जिस दिन प्राइस रिवाइज हुआ वहां से 2 साल नहीं मिलेंगे मेरा मालिक, ओरिजिनल एक्सपोर्ट हुआ वहां से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई होना चाहिए। एडिशनल रिफंड की बात की कर रहा हूं मैं आपसे। फिर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अकम्पनीड विद द रिफंड क्लेम इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश दैट रिफंड इज ड्यू टू द एक्सपोर्टर। First, copy of shipment bill or bill of exports, copy of contract or other document as applicable indicating requirement of revision in the price of such goods subsequent to export। कि ऐसा होने पे प्राइस रिवाइज होगा, ऐसा डॉक्यूमेंट के थ्रू दिखना चाहिए साहब। कॉपी ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस एज वेल एज रिलेवेंट डेबिट नोट और सप्लीमेंट्री इनवॉइसेज, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ एडिशनल IGST and applicable interest and details of the relevant form number GSTR 1 as well as form number GSTR 3B furnished by the applicant
in which the said debit note or supplementary invoice were declared and tax and interest thereon had been paid by the applicant. देखो डेबिट नोट की वजह से प्राइस बढ़ाना बेटा आपका, तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा आपको बेटा. कारण क्या है, जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ तब टाइम ऑफ सप्लाई आ गया. अब भले ही आप टैक्स अभी पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा बेटा आपको. फिर प्रूफ ऑफ रिसीट ऑफ रेमिटेंस ऑफ एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज FIRC इशूड बाय द ऑथराइज्ड डीलर वन बैंक कि भाई फॉरेन रेमिटेंस आ गया है. And a certificate from the practicing chartered accountant or a cost accountant certifying therein that the said additional foreign exchange remittance is on account of upward revision in the price of the goods subsequent to export. कि हाँ ये एडिशनल पैसा जो इसको आया है, फॉरेन इनवर्ड जो आया है इसके पास, ये वो प्राइस रिवाइज हुआ, प्राइस जो बढ़ा है उसकी वजह से फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस इसको रिसीव हुआ है. क्लियर. ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको सबमिट करने पड़ेंगे अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर GST RFD 01. ओके. अब ऑफिसर वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और उसको लगता है एवरीथिंग इज ओके, तो आपको जो आपने एडिशनल IGST पे किया उसका रिफंड मिल जाएगा साहब. अब सेम वे रिवर्स भी तो हो सकता है यार. मान लो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो आपका 10 करोड़ का, उस पर आपने 18% 1.8 करोड़ GST ऑलरेडी पे कर दिया, IGST पे कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, IGST का रिफंड ले लिया बेटा. अब क्या हुआ, प्राइस डाउनवर्ड रिवाइज हो गई. मान लो प्राइस हो गई कितनी, 9 CR. तो 1 करोड़ का आपने क्या किया होगा, क्रेडिट नोट दिया होगा. अब सुनना, आपने GST 10 करोड़ पे किया था. अब 1 करोड़, सुनना, आपने 10 CR प्लस 1.8 CR GST. अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये 1.8 करोड़ GST आपने पे करके उसका रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया. अब आपने क्रेडिट नोट अगर इश्यू किया तो पहले 1 करोड़ का जो आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया है उस पे GST कितना बनता है बेटा, 18 लाख रुपये. ये 18 लाख रुपये मानेंगे कि आपने एक्स्ट्रा रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया था. ये पहले 18 लाख रुपये आप पे करिए गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. क्लियर. और उसके बाद आप GST का क्रेडिट नोट इश्यू करके GST की लायबिलिटी कम करेंगे 18 लाख की बेटा. आप डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ द प्राइस, पता पड़ा आपने आपकी लायबिलिटी कम कर दी और रिफंड का अमाउंट जो आपको मिला वो आपने गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया. पहले रिफंड का अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे करें विद इंटरेस्ट और उसके बाद आपकी GST लायबिलिटी कम होगी बेटा. पढ़ो. Further, there may be certain cases where there is downward revision in the price of the goods subsequent to exports. पहले 10 CR में एक्सपोर्ट किया, अब प्राइस होगी 9 करोड़. When the exports have been made with payment of IGST, in all such cases, the suppliers of goods or exporter is required to deposit the refund of IGST received in proportion to the reduction in price of the export goods. मतलब 1 करोड़ का प्राइस कम हुआ, उसका GST कितना था, 18 लाख, तो पहले वो 18 लाख रुपए डिपॉजिट करिए गवर्नमेंट को कि एक्सेस रिफंड हमको मिल गया था अलॉन्ग विद द एप्लीकेबल इंटरेस्ट, कि हमको रिफंड जो था वो पूरे 10 करोड़ पे मिल गया था, वो 9 करोड़ पे मिलना चाहिए था. तो 1 करोड़ का जो एक्स्ट्रा हमने रिफंड ले लिया था, मतलब 1 करोड़ पे रिफंड कितना, 18 लाख रुपए है, वो 18 लाख रुपए हम पे कर रहे विद इंटरेस्ट. द प्रॉपर ऑफिसर while granting the aforesaid refund shall also verify whether the exporter has deposited the excess refund amount in cases where there is downward revision in the price of the goods subsequent to exports during the relevant tax period if any बेटा. फिर आप क्या करेंगे, पहले रिफंड के लिए अप्लाई कर, पहले आपने जो एक्सेस रिफंड मिल गया वो डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद आप क्रेडिट नोट GST क्रेडिट नोट इशू करके अपनी या तो GST लायबिलिटी कम करेंगे या डिपार्टमेंट से उतना रिफंड मांगेंगे. तो पहले डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा कि आपने वो एक्सेस रिफंड जो मिला था वो डिपॉजिट किया कि नहीं किया, उसके बाद ही वो क्रेडिट नोट का इफेक्ट देंगे और आपकी या तो लायबिलिटी कम करेंगे या फिर आपको रिफंड देंगे बेटा. क्लियर. डन. कोई खास बात नहीं. इसी के साथ भारत माता की जय. आइए बच्चों, अब आ रहा रोल नंबर 96A. सर अगर आपने बॉन्ड या LUD साइन किया है और गुड्स को या सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो आपको पता है क्या बॉन्ड में क्या लिखना पड़ता है, कि मैं अपने आप को बाइंड कर रहा हूं बाय फाइलिंग दिस बॉन्ड, कि अगर मैंने 3 महीने में गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं किया तो 3 महीने एक्सपायर होते ही उसके नेक्स्ट 15 दिन में जो इस पे GST IGST बनता है वो मैं पे करूंगा विद इंटरेस्ट. साथ में सर्विसेज में क्या था बेटा, कि जिस दिन मैंने सर्विस एक्सपोर्ट करी उसके 1 साल के अंदर मेरे को फॉरेन एक्सचेंज रिसीव हो जाएगा. नहीं आया तो आप मेरे से रिकवरी करना अगले 15 दिन में. अगले 15 दिन में, 1 साल में पेमेंट नहीं आया तो अगले 15 दिन में मैं IGST पे करूंगा विद इंटरेस्ट. पर वहां पे टाइम लिमिट थोड़ी सी गवर्नमेंट ने फेमा की भी ऐड कर दी बेटा. बोल दिया कि 1 ईयर और टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर फेमा इंक्लूडिंग एक्सटेंशन व्हिचएवर इज लेटर. उतने टाइम में फॉरेन करेंसी रियलाइज हो जाना चाहिए आपका. नहीं आया तो फिर उसके नेक्स्ट 15 डेज में आपको जो आपका IGST था वो पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट. पढ़ो. बॉन्ड में क्या लिखते हो आप बेटा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द ऑप्शन टू एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विस और बोथ. ग्रीन वर्ड जो है वो अमेंडमेंट के, पर पूरा पढ़ो तो लिंकिंग होगा बेटा. Any registered person availing option to export the goods or services without payment of IGST shall furnish prior to export a bond or LUT to the jurisdictional commissioner
बाइंडिंग हिमसेल्फ टू पे विद इन 15 डेज, 15 दिन में पे कर दूंगा। अगर क्या पे कर दूंगा, द टैक्स ड्यू अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum इन केस ऑफ फेलियर टू एक्सपोर्ट द गुड्स विद इन 3 मंथ। अगर मैंने गुड्स को 3 महीने में एक्सपोर्ट नहीं किया तो 3 महीने जब एक्सपायर होंगे उसके 15 दिन में मैं टैक्स विद इंटरेस्ट पे कर दूंगा। और इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज फेलियर टू रियलाइज द पेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year और एज पीरियड अलाउड अंडर पेमा इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन बाय आरबीआई विच एवर इज लेटर from the date of issue of invoice for export or such further period as may be allowed by the commissioner। तो सर ये वर्ड्स ऐड हुए, 1 year from the date of issue of invoice for export of service या टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर फेमा विच एवर इज लेटर इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, या कमिश्नर ने फर्दर पीरियड अलाउ किया तो बात अलग है। सर वहां में भी उस पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं आया तो उसके 15 दिन में हम वो जो आईजीएसटी हमने पे नहीं किया था एक्सपोर्ट पर वो पे करेंगे विद इंटरेस्ट। कोई खास बात नहीं, कोई खास अमेंडमेंट नहीं बेटा। ओके चलिए मालिक, अब सर ध्यान देना कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए, किसके लिए मालिक, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए नया रूल ऐड किया बेटा। मालिक सेक्शन नंबर 55 में रेफरेंस देता हूं बेटा आपको। सेक्शन नंबर 55 में यूनाइटेड नेशंस और अदर स्पेसिफाइड पर्सन को नोटिफाई किया हुआ जिन्होंने इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका उनको रिफंड मिलता है। उसमें एक पर्सन नोटिफाइड है कैंटीन, एक पर्सन और भी नोटिफाइड है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। हमने पढ़ा हुआ है क्या, अगर कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है फॉर फर्दर सप्लाई टू इट्स यूनिट रन कैंटीन्स और ऑथराइज्ड कस्टमर्स ऑफ सीएसडी, तो ऐसे केस में इनवर्ट सप्लाई पे जो इन्होंने जीएसटी पे किया उसका 50% इनको रिफंड मिलता है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को। इनवर्ट सप्लाई पे जो भी जीएसटी पे किया उसका 50% रिफंड मिलता है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को। क्लियर। अब रिफंड के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था, अभी रूल प्रिस्क्राइब कर दिया, रूल नंबर 95B। एक्चुअली समरी बुक का जो पिछला पेज था 194 उस पे इस रूल का हेडिंग दे रखा था, तो मैं यहां लिख देता हूं रूल नंबर 95B। तो अभी हम जो पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे बेटा, रूल नंबर 95B। ओके सर वो क्या बोलता है, अब आपने आपको ऑलरेडी आता है, कोई खास बात नहीं बेटा। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट ने इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया है उस पे 50% रिफंड मिलेगा अगर वो इनवर्ट सप्लाई क्यों लिया, फॉर फर्दर सप्लाई टू इट्स ऑथराइज्ड कस्टमर्स और फॉर फर्दर सप्लाई टू इट्स यूनिट रन कैंटीन्स। क्लियर। तो उसके लिए रूल क्या बोलता है सर, देख लीजिए सर, खास बात कोई कुछ खास बात नहीं सर। द कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट shall apply for the aforesaid refund in form of GST RFD 10A once in every quarter। आपको पता है क्वार्टरली रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस क्वार्टर में इनवर्ट सप्लाई लिया वो क्वार्टर खत्म होने के अगले 2 साल में रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो सब यहाँ मिल जाएगा बेटा। इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल द सीएसडी विल आल्सो बी अलाउड टू फाइल रिफंड एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल क्वार्टर्स क्लबिंग मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स एज पर देयर ऑप्शन, ये सर्कुलर ने बताया बेटा। ओके तो सर 2 साल में रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना, मल्टीपल क्वार्टर के लिए मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स को ऐड करके, ये चाहे तो सिंगल रिफंड क्लेम के लिए अप्लाई रिफंड क्लेम कर दे पर 2 साल में रिफंड के लिए अप्लाई कर दे। द सीएसडी कैन फाइल द रिफंड एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच सच इनवर्ट सप्लाई वाज रिसीव्ड। ओके जिस क्वार्टर में इनवर्ट सप्लाई रिसीव करी थी उसके 2 साल में रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है ये। सच रिफंड एप्लीकेशन शैल बी डेल्ट विद in the manner similar to that of application for refund filed in form of GST RFD 01 in accordance with provisions of rule number 89। मतलब ऑफिसर एप्लीकेशन एग्जामिन करेगा, चेक करेगा इनवर्ट सप्लाई पे टैक्स पे किया था, कितना पे किया था, फर्दर सप्लाई जो इसने किया किसको किया, इसने परचेज पे टैक्स पे किया कि नहीं किया, वो सब वेरीफाई करेगा। कैसे करेगा देखो, द रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय द एप्लीकेंट शैल बी अवेलेबल इफ फर्स्ट द इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स वर रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट अ टैक्स इनवॉइस and details of such supplies have been furnished by the said registered person in the details of the outward supplies through form number GSTR 1 and the said supplier has also furnished form number GSTR 3B for the concerned tax period। कुल मिला के जिस सप्लायर से इसने परचेज किया था उसने टैक्स इनवॉइस इश्यू किया था इनके नाम का, उसने अपना GSTR 1 फाइल कर दिया और 3B भी फाइल कर दिया, कुल मिला के टैक्स पे कर दिया। सेकेंड वो जो टैक्स इनवॉइस इश्यू किया था उसने उस पे नाम और जीएसटी नंबर इस सीएसटी का होना चाहिए बेटा, परचेज इनवॉइस पे ऑब्वियसली। हाँ है ना भाई, सर सीएसडी ने जो परचेज किया है उस परचेज इनवॉइस में नाम किसका होना चाहिए, सीएसडी का होना चाहिए ना, नाम और जीएसटी नंबर सीएसडी का होना चाहिए बेटा। एंड थर्ड गुड्स हैव बीन रिसीव्ड बाय द कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सब्सिक्वेंट सप्लाई टू द यूनिट रन कैंटीन्स और टू देयर ऑथराइज्ड कस्टमर्स, तभी तो इनको रिफंड के लिए एलिजिबिलिटी मिलती 50% की बेटा। हाँ है ना भाई, ये सब ऑफिसर वेरीफाई करेगा और सर ये वेरीफाई करेगा ऑफिसर, उसके बाद रिफंड अलाउ करेगा। क्लियर, डन, कोई खास बात नहीं। क्लियर। इसी के साथ सर ये रिफंड्स के भी अमेंडमेंट सारे खत्म होते हैं। अब सर ध्यान दीजिए,
आगे जो अमेंडमेंट्स है वो अब डिमांड रिकवरी में आ रहा है। एक और अमेंडमेंट देखो सर, अमेंडमेंट नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन इश्यू हुआ था रिकवरी का। आपको पता हो तो सर, डिमांड ऑर्डर सर्व होने के 3 महीने बाद ही डिपार्टमेंट रिकवरी शुरू करता है। पर अगर उनको लगता है कि असेसी भाग जाएगा तो इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स वो रिकवरी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन इशू किया, पर इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस में इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, इसलिए आप इसको कट कर दीजिए। ये जो मैंने अमेंडमेंट दे रखा है इसको काट दीजिए। तो डिमांड रिकवरी में मैंने एक सिंगल ये इंस्ट्रक्शन दे रखा था, वो अब आपके लिए कोर्स में नहीं है, काट दो। कोई खास बात भी नहीं थी सर इसमें। एक्चुअली 3 महीने से पहले रिकवरी करनी हो तो कमिश्नर इज द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर, क्लियर। और सर वो रीजन लिख के देगा कि हम 3 महीने पहले रिकवरी क्यों कर रहे हैं, और अगर आप रिकवरी का नोटिस आने के बाद पेमेंट नहीं देते हो तो फिर वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जो जुरिसडिक्शनल उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि इसे रिकवरी करो सर, क्लियर, दैट्स इट। पर ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, काट दीजिए अपनी बुक के अंदर बेटा, है ना मालिक। चलिए सरकार, अब हमारे कहा अपील वाले चैप्टर में, अपील वाले चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स है, पर मैं चाहता हूं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे के अमेंडमेंट्स। एंड सर बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं लगने वाला आपको, पर यस यहां तक के अमेंडमेंट आपके एंड पर भी कवर हो जाना चाहिए। आपके एंड पे जल्दी से रिवाइज कर लीजिए सारे अमेंडमेंट्स को। ओके, माहौल जबरदस्त शानदार है, आई होप सारे अमेंडमेंट समझ में आ रहे हैं बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि दिस टाइम जो अमेंडमेंट्स है उनके बेस पे क्वेश्चन बनने के चांस पूरे हैं। ओके, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में फॉर अमेंडमेंट्स। भारत माता की जय।